नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस की तरह हम एक बात आगे बोलेंगे पीछे से छुरा घोंसेंगे, नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जितना भी सेंटर से पैसा आता था, कुछ आता था, वो इनके खातों में जाता था। आप देखो क्रिकेट स्कैन फारूक अब्दुल्ला पे अभी भी कितना बड़ा स्कैन चल रहा है। इस पुलवामा शोपियान की बात करो आप, जहां किसी पार्टी का बंदा सड़क रोड पे नहीं चल सकता था, आज हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी की वहां ज्वाइनिंग होती है, लोग निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अल्ताफ बुखारी भी कह रहा है कि अब की बार अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा लेकिन मैं धारा 35 से वो दफा 370 को वापस लाऊंगा। आपको लगता है कि वो होगा? देखो, आपको ईमान है इस पे कि जब कोई बेचारा मुर्दा, जब इंसान कोई मर जाता है वो वापस आएगा? मरे हुए कभी वापस आते हैं? मुर्दे जिंदा होते हैं? 370 दिन के लिए कवच था, 35 दिन के लिए कवच था। आम लोगों को सेंटर से कोई भी स्कीम जो आती थी यहाँ पे लागू नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। यहाँ हजारों की तादाद में जो पैसा, करोड़ों में पैसा आता था, वो यहाँ पे नहीं लगता था, क्योंकि इन्होंने अपने लिए उस लोगों के दरमियान और अपने दरमियान एक दीवार खड़ी की थी 370 की। वो हट गई, सारा यहाँ हो गया, लोग खुली सांस ले रहे, कहीं पत्थरबाजी नहीं होती है, कहीं हड़तालें नहीं होती है। रोज रोज हड़तालें होती थी, मेरा दुकानदार भाई सफ़र करता था, मेरा ड्राइवर भाई सफ़र करता था, कारोबार यहाँ पे मुतासर होता था, पत्थरबाजी होती थी, हमारी गाड़ियाँ टूटती थी, हमारे ही लोग जख्मी होते थे। वो चीज़ें बंद हो गई, क्योंकि वो सारी ये लोग करवाते थे। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मिली भगत थी फरीद के नेताओं के साथ। और ये रात को एक थाली में खाते थे, सुबह यही पत्थर मरवाते थे, यही प्लानिंग करते। तो ला करें, अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। बाकी लोग खाब तो देख रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको उन शख्सों से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम मरकजी सरकार की बात करें तो लगातार मरकजी सरकार की पहले ही रहती है कि वो ग्राउंड जीरो की स्थिति को देखकर नए जो कैंडिडेट है, या फिर अगर हम नए लोगों की बात करें, उन लोगों को जमीनी सतह पर उजागर कर रहे हैं। और निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, वो भी आज हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी रोशन हुसैन की भी बात कर रहा हूँ, जो न्यूली सिलेक्ट हुए हैं एसटी मोर्चा के। हालांकि अगर हम गुज्जर समुदाय के लोगों की बात करें या फिर पहाड़ी समुदाय के लोगों की बात करें, लगातार अगर हम पिछले कई डेटों की बात करें तो एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ, यहाँ पर गुज्जर कम्युनिटी की अगर हम बात करें या फिर अगर हम पहाड़ी कम्युनिटी की बात करें, लगातार उनके बीच में जो अनबन शुरू हुई थी। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं और इनके जवाब भी हम इनसे जानने की कोशिश जरूर करेंगे। जब से ये स्टेट यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट बने एसटी मोर्चा के, जो एक विंग होती है गुजर समुदाय के लोगों के अंदर, पहाड़ी समुदाय के लोगों के अंदर एक एसटी विंग होती है, उसके स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। चौधरी रोशन साहब, आपका खैर मकदम है। जी, आपका भी खैर मकदम है। कुफवारा में हम मिले थे शायद। बिल्कुल, वहां पर भी हमने कुछ बात की थी गुज्जर समुदाय के लोगों के हवाले से। उस टाइम शायद बात कंप्लीट नहीं हुई। आज आप अच्छी तरीके से पकड़े गए। तो सर वेलकम, आपको नया पोस्ट मिला है फिर से। जी शुक्रिया। तो अब बताइए मुझे किस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर हम आज की डेट की बात करें, गुज्जर समुदाय के लोगों का जो है अभी भी विकास की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको लग रहा है कि फार फ्लंग इलाकों में विकास अच्छी तरीके से हुआ? देखो भाई साहब, अगर आप थोड़ा 2, 4, 5 साल पीछे जाओगे, 5-6 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है उससे पीछे जाओगे आप, तो आप वहां जाओ, रिवर्स जाओ और देखो कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज है, गुजर बकरवाल जहाँ रहते हो, गद्दी सीपी रहते हो, या शीना लोग जो ट्राइबल में आते हैं, उनकी जो हालत ज़ाहिर थी वो तो कसम पुरसी की हालत थी। कोई भी सहूलियत उनके पास नहीं थी, बिजली की सहूलियत नहीं थी, पानी की सहूलियत नहीं थी, बुनियादी ज़िंदगी जीने के लिए कोई भी नहीं थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो लोगों को सबसे पहले जो बड़ी सौगात मिली कि एम्पावर किया गया। जब अपने नुमाइंदे ग्रास रूट लेवल पे 5 सरपंच चुने गए तो उनके लिए हज़ारों करोड़ों रुपए फंड्स आने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो ये सिस्टम ख़त्म हुआ था, मिसमार हुआ था, ये तामीर होने लगा। और जो 70 साल का जो ये सिस्टम था, इसको आपको पता ही है, ठीक करने में बड़ी बीमारी को टाइम लगता है। तो पिछले 8 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, खासकर मैं ट्राइबल एरियाज़ की बात करूं, देखो इत्मीनान बख्श है, मैं दावे से कह सकता हूं कि मैक्सिमम ट्राइबल एरियाज़ में रोड चले गए हैं,
مرکزی سرکار کی اسکیموں کے تحت مختلف اسکیموں کے تحت وہاں واٹر سپلائی کی تعمیر ہوئی ہے, وہاں بجلی کے کھمبے لگے ہیں, نئے ٹرانسفارم لگے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گلی کوچے بنے ہیں, سکولوں کی حالت بہتر ہوئی ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو سر کل ملا کر آپ کا اشارہ تو نہیں ہے نیشنل کانفرنس کی طرف. اگر 70 سالوں کی بات ہے, بولے 70 سالوں میں گجر کمیونٹی کو ہی پسا گیا. دیکھو نیشنل کانفرنس نے ایک وہاں پہ کوئی فاروق صاحب کی شاید والدہ تھی, بیگم صاحبہ, تو وہ پتہ نہیں ہے کس کمیونٹی سے تھی, کیا تھی, یا گجر کمیونٹی سے تھی, لیکن ہمارے گجروں کو بیوقوف بنایا گیا کہ آپ کی پھوپھی ہے. اور بیچارے ہمارے سیدھے سادے لوگ تھے, اللہ کو یاد کرنے والے, ان کے دل میں شیطانی نہیں ہوتی تھی, ان کو جو کہتا تھا اس بات کو سچ مان لیا کرتے تھے ایمان کی طرح. تو ان کو اس بات پہ 70 سال ووٹ لیے گئے. اپنی زبان میں جب بات کرتے تھے ان کو وہ خوش ہو جاتے تھے, تو اس بنا پہ ووٹ لیے گئے. وکاس نہیں ہوا. گاؤں میں دلال رکھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ, ہر گاؤں میں ایک چمچہ, اس کو سال میں ٹرائبل کی طرف ایک گائے 4-5 بھیڑیں دے دیتے تھے, وہ اسی پہ سارے لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا اور لوگ ووٹ ڈالتے کیونکہ جمہوریت اس طریقے سے جموں کشمیر میں نہیں تھی. ایک ہی نیشنل کانفرنس پارٹی تھی, بار بار اقتدار میں آتی تھی, لیکن جب یہاں ان چیزوں کا صفایا ہوا, جمہوریت کھل کے آئی, تو ان کے ہاتھ سے اقتدار لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا. ان کے ہاتھ سے اقتدار جاتا رہا, اور اس ڈیٹ پہ اب وہ خالی ہو چکے ہیں. آپ دیکھتے ہو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ہم لوگوں پہ, ہماری قوم پہ, پٹی ہوئی قوم پہ ظلم کیا, اور اوپر والے نے ان پہ ظلم کیا. کل ملا کر آپ کا ماننا یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس جب سے اقتدار میں آئی تو گجروں کا بیڑا گرک ہوا. بالکل. تو آج کون سا ٹھیک ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں. دیکھو آپ کو ماننا پڑے گا. میں آپ کو 2-3 جگہوں کا نام بتاؤں. میں سن میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, میں آپ کی بات کو بھی نہیں ٹوکتا ہوں, مگر میرا یہ کہنا ہے کہ جو چیز تھی نہیں, بھائی صاحب میرے بھائی, ہم اس روم میں بیٹھے ہیں, پہلے تو اگر کمرہ ہی نہیں ہوتا تو ہم کہاں بیٹھتے. اب کمرہ بن گیا, اس پہ بیٹھے, اب چلو اب اس میں کچھ چیزیں یہاں صوفہ ڈالنے کی ضرورت ہے, یا یہاں نئی میٹنگ ڈالنے کی ضرورت ہے, یہ چیزیں بقایا ہیں کہ کر رہی ہیں. لیکن جب کچھ ہی نہیں تھا, یہ ماننا پڑے گا آپ کو, سکھ سے ماننا پڑے گا اور ایمان سے ماننا پڑے گا, کیونکہ انسان کو وہ انسان ہے, وہی مسلمان ہے جو سچ بتائے. پہلے کچھ نہیں تھا, لیکن آپ دیکھو اس وقت ایک ایم ایل اے کو پہلے 2-3 کروڑ کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ آتا تھا. اس وقت پنچایت میں ہمارا سرپنچ ہے, ایمان سے بولو, اس کو بھی 2-3 کروڑ آتا ہے فنڈ. بالکل آتا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ نہیں لگ رہی ہے میرے بھائی کو, کیا ہے مگر سر نہیں پہلے بالکل مان لیتا ہوں آپ تو آپ کا جواب بالکل درست ہے سر. لیکن میری بات سنو پلیز. اچھا بتائیے. بڑے پیار سے. تو آپ دیکھو پھر اس کانسٹیچوئنسی میں کتنے پنچایت حلقے ہوتے ہیں؟ کم از کم ایک کانسٹیچوئنسی ایسی ہے جس میں 50-60 پنچایت حلقے ہوتے ہی, 50 ہی رکھیں گے. 3 کروڑ کی حساب کر کے وہ ایک کانسٹیچوئنسی میں تقریباً 150 کروڑ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو یہ 150 کروڑ کہنے کی بات نہیں ہے. یہ پیسہ پہلے بھی آتا تھا میرے بھائی, لیکن جاتا کہاں تھا؟ وہ جاتا تھا لندن میں مکان بنانے کے لیے, دلی میں مکان بنانے کے لیے, زمینیں خریدنے کے لیے, بڑے محل بنانے کے لیے. اس غریب عوام تک نہیں پہنچتا تھا. لیکن بھارتی جنتا پارٹی نے جو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی لائی, اس وقت سب سے بڑا آپ کے پاس پلس پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے لوگوں کے, ایک غریب آدمی کے لیے آپ کا پیسہ جو سرکار اسکیم کا آتا ہے, اگر آپ کو پی ایم اے وائی دیں گے, آپ کی باضابطہ طور پر اگر آپ ڈیزرو کرتے ہو, ویریفیکیشن ہوگی, آپ کا پیسہ ڈائریکٹ آئے گا. پہلے اس میں دلال تھے, چیک ملتی تھی, وہاں سے پیسہ آتا تھا, ویڈیو اپنے چیک کو سائن کر کے کہاں بھیج دیتا تھا, سائل کو. جاؤ آپ ایکوٹنٹ کے پاس, وہ وہاں سے اپنا حساب پورا کر کے تو وی ایل ڈبلیو کے پاس بھیج دیتا تھا. وی ایل ڈبلیو بھی چیک کو اپنا حساب پورا کر کے تو جو انہوں نے اپنا ایجنٹ رکھا ہوتا تھا گاؤں میں, اس کو دے دیتے تھے. پلیز آج بھی وہی دلال ہے, پلیز آپ مجھے کمپلیٹ کرنے. تو پیسہ ڈائریکٹ نہیں آتا, انڈائریکٹ جب آتا تھا تو اگر 20,000 کی چیک تھی, اس میرے غریب تک پہنچتے 10,000 رہ جاتی. لیکن بھائی آج آپ کے لیے 50,000 وہاں سے فرسٹ انسٹالمنٹ آتی ہے, وہ ڈائریکٹ وہاں سے سیکٹریٹ سے کلک ہوتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. آپ کو بیچ سے کوئی, لیکن ابھی بھی کچھ ایسی جگہوں پہ ہمیں بھی شکایتیں آتی ہیں لوگوں کی, کہ ابھی بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کچھ لوگ, دلال لگے ہیں ابھی بھی, جو ان سے
अभी भी, लेकिन बेचारे सीधे साधे लोगों को लूटते हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी करप्शन पे काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें अभी भी हो रही है, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक हम साथ ना दें, हम लोग साथ ना दें। जहाँ भी ये हो रहा है हमने सरकार का साथ देना है, हमने इस आवाज़ को बुलंद करना है कि यहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। तो अकेला तो कोई नहीं कर सकता है, अकेला तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है सब कुछ। बिल्कुल सर, अगर कुपवाड़ा की बात करें, जो कुपवाड़ा क्षेत्र भारत देश का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है सर, बिल्कुल, अगर वहाँ की बात करें, वहाँ के गुजर समुदाय के लोगों की बात करें, बेड़ा कर रहे सर। और आपके एसटी मोर्चा में इतनी अगर हम पावर की बात करें, इतने लोग जो है जिनको ओहदा मिला है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो अपने ओहदे का सही फायदा उठा रहे हैं। देखो फिर गुजर कम्युनिटी का ही क्यों बेड़ा गर्क हो रहा है? गुजर कम्युनिटी के लोग क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? ऐसा क्यों सर? देखो, मैं आपको जहाँ तक आपने कहा कुपवाड़ा में एसटी मोर्चा के लिए ओहदा लेकर, देखो पार्टी आगे लाती है किसी बंदे को, विश्वास करती है कि इस अपनी कौम की खिदमत करेगा, पार्टी की खिदमत करेगा, पार्टी को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा और इस कौम की खिदमत करेगा, तो उस पे पार्टी, तो फिर अगर हम ही गद्दारी अपने लोगों के साथ करेंगे तो उससे बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं। जब हम खुद ही अपनी कौम के साथ दुश्मनी करेंगे, उसमें पार्टी का कसूर नहीं है, पार्टी ने तो हमें जिम्मेदारी दे दी। जिस तरह अगर मैं हूँ, मुझे पार्टी ने स्टेट का अध्यक्ष बना दिया, अब मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के साथ किस तरह का इंसाफ करूँ। अगर मैं इनके साथ इंसाफ नहीं करूँगा तो वो मेरी पार्टी का कसूर नहीं है, वो मेरा कसूर है। बेड़ा गर्क मैं करूँगा, अगर इनका तो कसूर तो मेरा है, पार्टी का तो नहीं है। पार्टी ने तो मुझे जिम्मेदारी दे दी, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास भी जिम्मेदारी मिली है वो ईमानदारी से काम करें। अगर आए हैं अपनी कौम की खिदमत करने के लिए, ईमानदारी से काम करें, नहीं तो फिर अपनी कौम को भी मत धोखा दे, अपने आप को भी मत धोखा दे। पार्टी को कुछ नहीं होता अगर लोग ऐसा करें। सर, कितना टाइम हुआ आपको बीजेपी में? देखो, मैं बीजेपी में पिछले 2019 से मैं पार्टी में ऑफिशियली गया हूँ। उससे पहले भी मैं 14 से ही जुड़ा था पार्टी से। लेकिन ऑफिशियली आप 19 से? हाँ, ऑफिशियली तब तक मैं टीचर था, लेकिन जुड़ा हुआ था पार्टी के साथ। तो ऑफिशियली मैंने 2019 में जब मैंने अपनी जॉब को खैरबाद किया, अपनी देखा मेरी कौम तड़प रही है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकूँ, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते तब से मैं ऑफिशियली पार्टी में आया हूँ। और 2020 में मुझे स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया मार्च में। तब से मैं 24/7 पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, कौम के लिए काम कर रहा हूँ। और अब नई जिम्मेदारी मिली है मेरे कंधों पे, तो और परेशानी हो गई है कि मैं ईमानदारी से ये काम कर सकूं और लोगों की जो तवक्कात है मेरी बिछड़ी हुई कौम की और मेरी पार्टी की जो कुछ पे उम्मीदें हैं, जो उन पे उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ी है कि मैं इस पे खरा उतर सकूं और ईमानदारी से ये काम कर सकूं। सर, अगर सरकार बोलती है थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम की अगर हम बात करें, आपको लग रहा है सर हो रहा है, जमीनी सतह पे को काम चल रहा है, और अगर सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, तो सरकार क्यों नहीं ऐसा इनिशिएटिव लेती है कि अगर कल की डेट में पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें मैट्रिक पास को ही तरजीह देनी चाहिए कि मैट्रिक पास स्टूडेंट या मैट्रिक पास जो भी व्यक्ति हो वो ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, ताकि उसके इलाके में जो भी काम आते हैं, एक अनपढ़ शख्स को ये पता नहीं होता कि मेरे इलाके में कौन सा काम है, तब जाके गुजर कम्युनिटी लोगों का विकास नहीं होता है सर। देखो, पहली बार जब यहाँ पंचायत इलेक्शन हुए तो सरकार ने हमें मौका दिया कि आप अपने नुमाइंदे चुनो, और हमने क्या किया, हमने आतंकवादियों के कहने पे चले, यहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कहने पे चले, हमने हमारे लोगों ने बाइकाट किया और चुपचाप करके बैठ के, खासकर बेड़ा गर्क किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, जिन्होंने उस वक्त डोंग रुचाया कि हम बाइकाट करेंगे इलेक्शन का। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर उनको खुद एमएलए के इलेक्शन या डीडीसी के जिस तरह इलेक्शन है, बीडीसी के इलेक्शन है, उसमें क्यों लड़े वो, उनको उनमें अपने बच्चे लड़ाने थे, खुद लड़ना था। पंचायत में तो वो नहीं लड़ सकते थे, वहां उन्होंने ड्रामा किया कि हम बाइकाट करेंगे, वहां से हुर्रियत के साथ उन्होंने अपनी हाँ से हाँ मिलाई बाइकाट, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो अच्छे तहजीब याफ्ता लोगों की खिदमत करने वाले, पढ़े लिखे, समाज में जिनकी अच्छी पकड़ हो, वो लोग जब सामने नहीं आए, तो फिर एक जिस किसी को भी लगा उसने फार्म लाया, भरा, और वो बिला मुकाबला 5 या सरपंच बन गया। और उस पे हमारे माशरे पे क्या असर पड़ेगा, क्या हुआ, वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर किसी जगह पे कोई जिम्मेवार आदमी बैठता है जिसमें समाज की पकड़ होती है, लोगों के साथ अच्छा उसका बर्ताव होता है, तो वो उसी हिसाब से, वो जिसने दुनिया में आगे चला होता है, घूमा होता है, फिरा होता है, उसी हिसाब से वो काम कर सकता है। जब मेरी तरह किसी के पास कोई ऐसी चीज आ गई तो उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह चलाना है, तो वो फिर तो बेड़ा गर्क ही है। मैं भी यही 3 टायर सिस्टम इस वक्त बना, यहाँ पंचायतें भी हैं,
5 सरपंच भी है, BDCs भी है, DDCs भी 3 टायर सिस्टम चल रहा है। अलबत्ता जो DDCs के इलेक्शन हुए उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अच्छे अच्छे लोग सामने आए। मैं नहीं कहता हूँ बड़े अच्छे लोग सामने आए, क्योंकि जब मुकाबला होता है तब ये अच्छा आदमी सामने आता है और लोगों के पसंदीदा नुमाइंदा सामने आता है। लेकिन मैं भी गुजारिश करता हूँ सरकार से, अगर ऐसा इलेक्शन कमिश्नर इनिशिएटिव ले कि आने वाले दौर में जो पंचायत में नुमाइंदे उठे उनकी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, अगर क्वालिफिकेशन का हो तो क्योंकि होनी चाहिए। देखिए सर, एक सरपंच के पास इस वक्त डीडीओ पावर्स है, बिल्कुल उसको पता होना चाहिए मैं किस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा हूँ, किस पे। अगर वो अभी अंगूठा ही छाप होगा तो उसको क्या पता है उससे क्या लिखा कर ले रही क्या नहीं, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, पता चलेगा उसको मेरे पास डीडीओ पावर है। डीडीओ पावर नॉट ए जोक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पहले डीडीओ पावर्स गेस्टेड अफसर के पास होते हैं, सरपंच के पास डीडीओ पावर है, वो सैलरीज के पे साइन कर रहा है, बिल्स जो वर्कर्स के उन पे साइन कर रहा है ये पेमेंट पे, तो उसको वो जरूरी है कि कम से कम एक सरपंच मैट्रिक पास होना चाहिए। सर अगर मैं कुपवारा की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि जो आपने बात बताई बिल्कुल काबिल तारीफ बात है सर, लेकिन मेरा सवाल जो है, मेरे सवाल का उत्तर आपने नहीं दिया सर। जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर मुझे नहीं दिया सर। आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि जब से पंचायत राज सिस्टम वजूद में आया तो जो अनएजुकेटेड जिन लोगों ने फॉर्म भरा फिर वो कामयाब हुए, खासकर फार फ्लंग एरियाओं की अगर हम बात करें, गुजर समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मोटिव यही है कि मैं गुजर की ही बात करूँ, कि आपको नहीं लग रहा है अगर क्लारूस की बात करें, मूरी की बात करें, तंगदार की बात करें या फिर बाकी जो अन्य प्रकार का वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पे अभी भी विकास कम हुआ है? देखो भाई साहब 70% मैं आपको उसमें जो नुमाइंदे बन के उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, वहाँ के लोगों की गलती है। अगर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बाइकाट न किया होता, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कहने पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पे या PDP के कहने पे वो घरों में छुप कर नहीं बैठे होते और फील्ड खुला नहीं छोड़ा होता, हमारे पास अच्छे अच्छे आदमी होते जो विकास करते। जब फील्ड खुला था तो किसी ने भी आना था, गलती तो हमारी है, लिहाजा आगे ये नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जब भी आगे इलेक्शन आएंगे, पंचायत इलेक्शन आएंगे या जो भी इलेक्शन आएंगे, बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें और अच्छे लोगों को चुने, जो पढ़े लिखे लोगों को चुने, जिनमें समाज में एक अच्छी पकड़ हो, जो दूसरों की इज्जत करना चाहते हो, जानते हो, या उसके साथ साथ जो विकास करना जानते हो कि किस तरह विकास होगा, ईमानदार लोग हो, उनको आगे लाए। सोच, ये वोट एक बहुत बड़ी ताकतवर चीज होती है, जमहूरियत का यही एक अहम सतून है, लोगों के पास यही बड़ी ताकत है, हिंदुस्तान में यही बड़ी शरफ है कि वोट डालना और अपना नुमाइंदा चुनना। लेकिन वो हमारी गलती, अगर हम इस वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिर हमारी गलती है ना, वो हमारी घटियापन है। सर अगर हम बाकी विपक्ष दल पार्टियों की बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम श्रीमान रविंद्र रैना की बात करें, वो हर बार अपने इंटरव्यू में आखिर पर यही बात बोलता है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। लेकिन विपक्ष दल पार्टियों की अगर हम बात करें सर, यहाँ पे रिएक्शन सुनना सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग लगा के सुनना सर। अगर विपक्ष दल पार्टियों की बात करें, विपक्ष दल पार्टियां जितनी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, चाहे सजाद गनी लोन है या बाकी जो अन्य प्रकार पार्टियां हैं, वो तो सभी दावे कर रहे हैं कि अब की बार जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होगा तो सभी कहते हैं कि हमारी पार्टी का होगा। सर आपकी पार्टी का एजेंडा भी है, आपने देखा पिछले दिनों मीडिया तो आजाद है ना, बिल्कुल आप मीडिया बिका तो नहीं है? नहीं सर, मत है ना कि आप कहते हो बिका है? नहीं सर, गुलिस्तान यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है मीडिया का, आपका है ना, बिल्कुल, और आजादाना प्लेटफार्म है, बिल्कुल, वहाँ पे आजादाना सर्वे हुआ और उस आजादाना सर्वे में आपने लाखों लोगों की राय में देखा रविंद्र रैना जी सीरियल नंबर 1 थे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों की चीफ मिनिस्टर के लिए। लोग चाहते हैं कि लोगों ने बोल दिया अपनी राय में कि हम रविंद्र रैना को, हमने सारे लोगों को एक एक मौका देख लिया, इस बार हम रविंद्र रैना को एक मौका देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देते हैं ताकि देख लें कि ये क्या करेंगे। और ये मैं दावे से कहता हूँ, दावे आप टाइम नोट करके रखो, दावे से कहता हूँ कि अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, नोट करके रखो सर, लॉक करें सर, बिल्कुल लॉक करें, अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। बाकी लोग खाब तो देख रहे हैं इस वक्त, देखो लोगों का जिस कश्मीर वैली में इन्होंने एक ना वो भारतीय जनता पार्टी को समझो कि एक बूथ बना दिया था कि लोगों के दिल में एक ऐसा प्रभाव लाया था कि वो नाम लेने से डरते थे। अच्छा सर, और सुनो, और उसी कश्मीर वैली में इस वक्त देखो
कोई दिन नहीं होता जहां भारतीय जनता पार्टी की रैलियां होती हैं, लोग सड़कों पे निकलते खुशी खुशी बिना किसी लालच के भारतीय जनता पार्टी जुड़ने के लिए आते हैं। क्या ये आपको यहाँ डेवलपमेंट नहीं लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी यहाँ पे मजबूत हो रही है ग्राउंड पे? यहाँ पहली बार डीडीस देखो, पंचायत में 5 सरपंच कितने जीते, हमें बीडीसी कितने जीते वो बहुत सारे हैं, लेकिन डीडीसी में कठिन मुकाबले में सारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। अकेली भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी कश्मीर वैली में और सारी पार्टियां उसके खिलाफ लड़ रही थी। 3 कमल के फूल हमारे यहाँ खिले, श्रीनगर में भी, जहाँ पे लोग समझते थे कभी नहीं खिलेगा। आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी यहाँ कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलेगा, असेंबली की सीटें हम जीतेंगे। ये बात यहाँ है और तय है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया इस वक्त। जहाँ इस पुलवामा शोपियान की बात करो आप, जहाँ किसी पार्टी का बंदा सड़क रोड पे नहीं चल सकता था, आज हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ ज्वाइनिंग होती है। लोग निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और जुलूस निकलते हैं। यहाँ पे तिरंगा रैलियां हुई, यहाँ पे बाइक की रैलियां हुई। भारतीय लोगों के दिलों में अब कोई डर नहीं है लोगों, क्योंकि विकास हो रहा है ना भाई। जो भी चीज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जो भी बोलती है ऑन रिकॉर्ड बोलती है, सामने सामने बोलती है। हम आगे एक बात और पीछे दूसरी नहीं करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस की तरह हम एक बात आगे बोलेंगे पीछे से छुरा घोंसेंगे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो आपको लगता है कि जब से धारा 370 धारा 35 से हटा गाठी कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद कुछ चेंज आई, लेकिन अब अलगाववादी नेता भी जो है पॉलिटिशियन में आ रहे, आपको नहीं लगता ये प्लस पॉइंट बीजेपी को जा रहा है? देखो, यही तो नया कश्मीर है ना। 370-35 ए जो इन्होंने एक वो ना अपने लिए कवच था, ना कि कश्मीरियों को धोखा, मेरे कश्मीरियों को धोखा था वो, लेकिन वो कवच था नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस के लिए, इनके गुनाहों के लिए, इनके घोटालों के लिए। जितना भी सेंटर से पैसा आता था, कुछ आता था, वो इनके खातों में जाता था। आप देखो क्रिकेट स्कैन फारूक अब्दुल्ला पे अभी भी कितना बड़ा स्कैन चल रहा है। तो अल्ताफ बुखारी भी कह रहा है कि अब की बार अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन मैं धारा 35 से वो दफा 370 को वापस लाऊंगा। आपको लगता है कि वो होगा? देखो, आपको ईमान है इस पे कि जब कोई बेचारा मुर्दा, जब इंसान कोई मर जाता है वो वापस आएगा? मरे हुए कभी वापस आते हैं? मुर्दे जिंदा होते हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि लोगों को धोखा दे रहे हैं? ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। पिछली बार वीडियो वायरल हुआ, यहीं पे वीडियो वायरल हुआ, लोग वापस जाना चाहते थे, लेकिन लोगों को वापस धकेला दिया जा रहा था कि नहीं आप भाई ग्राउंड में बैठो। ऐसा क्यों? देखो, ये तो आप लोगों के अपने फंडामेंटल राइट्स है ना। बिल्कुल, अब इनके पास जब राय नहीं कुछ, अब इनको रिजेक्ट किया तो ये दबाते हैं। तो आपकी पार्टी कहते हैं पार्ट आपको। देखो नहीं, भारतीय जनता पार्टी वी आर सेपरेट, हम अपने दम पे यहाँ लड़ रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना हम भीख मांगते हैं। वहां से आते हैं हमारे पास भीख मांगने के लिए, हम भी किसी से नहीं मांगते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है। 370 इनके लिए कवच था, 35 इनके लिए कवच था। आम लोगों को सेंटर से कोई भी स्कीम जो आती थी यहाँ पे लागू नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। यहाँ हजारों की तादाद में जो पैसा, करोड़ों में पैसा आता था, वो यहाँ पे नहीं लगता था, क्योंकि इन्होंने अपने लिए उस लोगों के दरमियान और अपने दरमियान एक दीवार खड़ी की थी 370 की। वो हट गई, सारा आया हो गया, लोग खुली सांस ले रहे हैं। कहीं पत्थरबाजी नहीं होती है, कहीं हड़तालें नहीं होती है। रोज रोज हड़तालें होती थी, मेरा दुकानदार भाई सफर करता था, मेरा ड्राइवर भाई सफर करता था, कारोबार यहाँ पे मुतासर होता था, पत्थरबाजी होती थी, हमारी गाड़ियां टूटती थी, हमारे ही लोग जख्मी होते थे। वो चीजें बंद हो गई, क्योंकि वो सारी ये लोग करवाते थे। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मिली भगत थी फरीद के नेताओं के साथ। और ये रात को एक थाली में खाते थे, सुबह यही पत्थर मरवाते थे, यही प्लानिंग करते थे। अच्छा सर, आपका दौरा कितने दिन है इधर कश्मीर? देखो, मेरे नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ है। हमने आज ही ये यहाँ पे पहली बार में प्रेसिडेंट बनने के बाद यहाँ पे आया, और कल हम अनंतनाग का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद परसों भी हमारा यहाँ पे स्टे है, और 3 दिन का हमारा ये प्रोग्राम है। यहाँ 3 दिन हम रुकेंगे, पब्लिक आउटरीच करेंगे, हम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और हमारा काम ही है कि हम लोगों की समस्याएं सुने। हम लोगों के लिए आए हैं ग्राउंड में, लोगों की मुश्किलात को, जो भी मुश्किलात हैं जो हमारे तक हल हो रही हैं वो खुद करें, जो हम नहीं हल कर रहे हैं वो हम अपनी आला क़यादत तक लेकर जाएंगे और हल कराएंगे। शुक्रिया। चौधरी रोशन हुसैन हमारे साथ जुड़े थे, एसटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट। कुल मिलाकर इनका मानना यही है कि अगर जम्मू कश्मीर के विकास की बात करें, विकास भी हो रहा है, और ग्राउंड जीरो की स्थिति को देखकर इन्होंने कुल मिलाकर ये भी कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। विधायक कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए मैं सागर रफीक, श्रीनगर से।